हाय स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमारी सेकंड क्लास है और इसमें हम लोग आज सीखने वाले हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। कल की क्लास में मैंने आपको थ्योरी तो समझा दी थी। थ्योरी के अकॉर्डिंग मैंने आपको यही समझाया था कि सपोज कर लो आपके पास में दो मैट्रिक्स हैं, से ए जिसका ऑर्डर है m इंटू एन और एक है b जिसका ऑर्डर है o इंटू पी। तो रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, आप अगर a को b से मल्टीप्लाई करना चाह रहे हो तो रूल के हिसाब से क्या होना चाहिए कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स A मस्ट बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स B। ये आपका रूल होता है। तो अब आप यहां पे देख लो कि अगर आप चाहते हो कि A और B मल्टीप्लाई हो जाएं तो आपका जो n होना चाहिए वो O के इक्वल होना चाहिए, और ये मल्टीप्लिकेशन होने के बाद जो मैट्रिक्स फॉर्म होगा उसका ऑर्डर फिर हो जाएगा जो बचे हुए दो नंबर्स हैं m इंटू पी के इक्वल। सिमिलरली अगर आप बी ए करना चाहते हो तो सेम कंडीशन के हिसाब से आपका जो p होना चाहिए वो m के इक्वल होना चाहिए, और जो मैट्रिक्स आपका फॉर्म होगा वो हो जाएगा आपका पी एम के इक्वल। अगर हो गया तो जो मैट्रिक्स फॉर्म होगा वो हो जाएगा आपका o इंटू एन ऑर्डर का। तो ये बातें हमने कल की क्लास में की थी। अब इसको यूज़ करके हम लोग ये सीखेंगे कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एक्चुअली होता कैसे। तो उसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ जिसमें थोड़ा केस मैं डिफरेंट लूँगा। तो वो केस किस तरह से ले रहा हूँ ज़रा ध्यान से देखना। मैं जानबूझ के एक ऐसा केस लूँगा जिसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपके पास में a है 2 0 -3 1 4 5। मतलब ये जो आप मैट्रिक्स लिख रहे हो इसका अगर आप ऑर्डर देखो तो नंबर ऑफ़ रोज कितने 2 हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने 3 हैं, और जिसके साथ में आप मल्टीप्लाई करना चाह रहे हो उसमें जाओ तो बी मैट्रिक्स जो आपका है वो है 3 1 -1 0 4 2। तो अगर मैं इसका ऑर्डर लिखूंगा तो ये हो जाएगा आपका 3 रोज 2 कॉलम्स। इसके 2 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं तो इसका ऑर्डर हो गया 2 इंटू 3। इसके 3 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं तो इसका ऑर्डर हो गया 3 इंटू 2। तो सबसे पहले तो देखो कि ए बी पॉसिबल है भी या नहीं। तो ए बी को पॉसिबल कराने के लिए रूल क्या है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। तो मेरे हिसाब से तो ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स जो है फर्स्ट मैट्रिक्स का वो 3 है और नंबर ऑफ रोज सेकंड मैट्रिक्स का जो है वो भी 3 है। तो अब जब फॉर्म करोगे तो वो आपका आएगा 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। अच्छा, मल्टीप्लाई कैसे करना है ये भी ज़रा ध्यान से देखना। तो मल्टीप्लिकेशन का रूल जो होता है वो बहुत सीधा सा होता है। आपको 2 क्रॉस 2 ये तो पता चल ही गया है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, लिखोगे 2 इंटू 3 प्लस 0 इंटू -1 प्लस -3 इंटू 4। मतलब इस रो को आप इस कॉलम से मल्टीप्लाई करके पहला एलिमेंट लिखा है। अब दूसरा कैसे लिखोगे ध्यान से देखना, 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 प्लस -3 इंटू 2। ये आपका पूरा का पूरा बन गया। अब उसी तरह से सेकेंड रो के लिए हो गया 1 इंटू 3 प्लस 4 इंटू -1 प्लस 5 इंटू 4। इसको इससे मल्टीप्लाई किया है। और फिर सबसे लास्ट में 1 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 2। अब आप इसको ढंग से करोगे तो आपका जो आंसर आने वाला है सॉल्व होके ये आपका आएगा -6 -4 19 एंड 11। और जो आपका मैट्रिक्स बना है वो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का बन गया। अब अगर इसी तरह से आप सोचो कि बी ए अगर हमें मल्टीप्लाई करना होता तो बी ए मल्टीप्लाई करने के लिए आपको देखना पड़ेगा अगेन नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स जो कि आपका यहाँ पे 2 दिख रहा है मुझे, एंड नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स वो भी 2 दिख रहा है। तो ये भी अलाउड है। और फॉर्म होने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा वो आपका बन जाएगा 3 क्रॉस 3 का। अब अगर मैं आपको बी ए निकालना दिखाऊँ यहाँ पे तो 3 क्रॉस 3 जब आप सॉल्व करने जाओगे तो किस तरह से ये बनेगा ये भी आप सोचो। अभी 3 क्रॉस 3 आपको बनाना है तो सबसे पहले ये बन गया, एक एक करके मल्टीप्लाई करोगे इसके रो को इसके कॉलम के साथ में, फिर इसी के रो को इसी के कॉलम के साथ में, तो वो आपको मल्टीप्लिकेशन वहाँ से निकालना पड़ेगा। तो आप सॉल्व करके देखोगे तो आपका जो बनेगा वो 3 क्रॉस 3 का ही बनेगा। मैं यहाँ पे अभी इसको कर नहीं रहा हूँ क्योंकि आपको काफ़ी लंबा पड़ जाएगा। अभी आप मल्टीप्लाई करने जाओगे 3 क्रॉस 3 लिखने में काफ़ी टाइम निकल जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया है कि किस तरह से इसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो रूल्स जान लेने के बाद अब आप यहाँ पे ये सोचो कि नेक्स्ट चीज़ जो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे वो होगा आपका इन्वर्स निकालने का प्रोसेस। वो हम लोग का नेक्स्ट कंसेप्ट होगा, नेक्स्ट डिस्कशन उसी का होगा। तो नेक्स्ट कंसेप्ट आपका क्या है,
हाउ टू फाइंड द इनवर्स, हाउ टू फाइंड द इनवर्स। आप इनवर्स लिख सकते हो या फिर आप इसको लिख लो इस तरह से, ए इनवर्स ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे मैं मैट्रिक्स का नाम ए ही दूंगा, ऑफ अ मैट्रिक्स, राइट। तो जब आप ए इनवर्स निकालना चाह रहे हो तो दो तरह के मैट्रिक्स हो सकते हैं, एक आपका 2x2 होना चाहिए और एक 3x3 होना चाहिए। और ये भी ध्यान रखना कि जब तक आपका मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है, पहला कंडीशन होना चाहिए कि आपका मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए। मैट्रिक्स स्क्वायर का मतलब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आपके सेम होंगे, तभी आप किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल सकते हो। दूसरी चीज, आपका मैट्रिक्स जो होना चाहिए वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है तो मैं आपको आगे बताऊंगा अभी, क्योंकि यहाँ पे आपको डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा पहले मैट्रिक्स का, और अगर ये डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 आया तभी आप कह सकते हो कि आपका मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर है, और नॉन सिंगुलर होगा तभी वो आपको इन्वर्स दे सकता है, ठीक है। अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये तो मैं आपको समझाऊंगा ही। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि अगर आपको कोई भी 2x2 मैट्रिक्स या कोई भी 3x3 मैट्रिक्स, इससे ज़्यादा वो देगा नहीं आपको, उसका इन्वर्स निकालना है तो जो फॉर्मूला होता है वो होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए। अब देखो यहाँ पे मैंने दो टर्म्स यूज कर लिए हैं, ऊपर जो लिखा हुआ है उसको हम लोग पढ़ेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, और ये जो नीचे लिखा हुआ है इसका मतलब है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, राइट। सोचो आपके पास में एक 2x2 मैट्रिक्स है, सपोज मैं यहाँ पे ले लेता हूं 3 2 -1 4, ये आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो सबसे पहला स्टेप आपको ये चेक करने की जरूरत है कि आपका मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है या नहीं, क्योंकि मान लो अगर आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है, मान लो आपको ये सेकंड स्टेप पे मैं क्लियर कर देता हूं इस बात को, कि अगर आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल रहे हो वो 0 आ जा रहा है तो फिर वो कहलाएगा सिंगुलर, और सिंगुलर मैट्रिक्स कभी इन्वर्स दे ही नहीं सकता। इसका रीज़न क्या है, सोचो थोड़ा सा, कि अगर आपका डिटर्मिनेंट वैल्यू जो डिनोमिनेटर में है अगर वही 0 हो गया तो फिर पूरा रेशियो जो है वो तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो उस केस में आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। तो आपका सबसे पहला कंडीशन आप ये चेक करना पड़ेगा कि आप डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या निकाल रहे हो। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3 × 4 -2 × -1, क्या बना 12 + 2। चलो ये फ़ायदा हो गया हमारा कि ये आपका जो भी है आपको इन्वर्स तो देगा। अब जैसे ही आपने ये चीज़ जानी कि 14 आ गया इसका वैल्यू, तो नेक्स्ट स्टेप में जब आप इन्वर्स निकालते हो तो एडजॉइंट निकालना होता है, और एडजॉइंट निकालने के लिए आपको क्या करना है, मैं उसका एक छोटा सा आपको ट्रिक बता देता हूँ, उससे क्या होगा आपका काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा। वैसे तो निकालने का एक प्रॉपर तरीका होता है, बट मैं आपको मैं दोनों चीज़ें बता देता हूँ। चलो, तरीका जो है, मेन मेथड जो है वो इसमें क्या कहता है कि आप पहले माइनर्स का कॉलम बनाओ और उसके साथ साथ में कोफैक्टर्स का कॉलम बनाओ। जैसे M11 हो गया माइनर्स के लिए, C11 हो गया कोफैक्टर के लिए। तो M11 M12 यहाँ C12, फिर M21 यहाँ पे C21, फिर M22 और यहाँ पे C22। तो जब आपको माइनर लिखना है, ये सारी चीज़ें जो आपने लिखी हैं इनको हम लोग बोलते हैं माइनर्स, और ये जो चीज़ें आप लिख रहे हो यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं कोफैक्टर्स, ठीक है। चलो मैं इसको अगले पेज में बताता हूँ, जगह वहाँ कम पड़ रहा है। मैट्रिक्स हम लोग कोई भी ले सकते हैं, मैंने वही वाला लिया है क्योंकि उसको इजीली चेक कर लेंगे हम लोग। क्या था हमारा मैट्रिक्स, एक बार देख लेते हैं। 3 2 -1 4, 3 2 -1 4, एक स्टेप हमने कर लिया है, डिटर्मिनेंट निकाल के देख लिया था। डिटर्मिनेंट मेरे ख्याल से 14 आया था हम लोग, हाँ 14 आया था, और इससे हमें ये पता चल गया था कि आपका जो मैट्रिक्स है वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, वो एक आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर, तभी इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो मैंने आपको बताया M11 M12 M21 M22, यहाँ पे C11 C12 C21 C22, इनको माइनर्स बोलते हैं, उसको कोफैक्टर्स बोलते हैं, माइनर्स, और ये हो गया आपका कोफैक्टर्स, ठीक है। तो M11 जब आप निकाल रहे हो क्या करोगे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छुपा लो, क्या दिख रहा है 4 दिख रहा है, 1 + 1 2 होता है, इवन नंबर है, कोई चेंजेस नहीं होगा, C11 भी 4 ही होगा। M12 ये हो गया आपका M12, इसको छुपा लो, क्या दिख रहा है -1 दिख रहा है, यहाँ -1 लिख दो, और जब आप इसका कोफैक्टर लिखोगे तो 1 + 2 3 ऑड नंबर होता है, तो आप इसका साइन चेंज कर दो। आप M21 लिखोगे तो इसको छुपा दो, आपको क्या दिख रहा है 2 दिख रहा है, 2 + 1 3 ऑड नंबर होता है, तो इसका भी आपको साइन चेंज करना पड़ेगा -2, और लास्ट में M22 जब लिखोगे माइनर तो 3 दिख रहा है, 2 + 2 4 होता है, तो ये 3 ही रहेगा। अब आपको यहाँ पे सीधा सीधा लिखना है 4 1
-2 3, ये लिखने के बाद आपको इसका ट्रांसपोज जब आप करोगे, कल मैंने आपको ट्रांसपोज बताया था, तो वो आपको एडजॉइंट दे देगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना आ गया आप देख लो जल्दी से। इसका ट्रांसपोज मतलब रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर लो, तो ये हो गया 4 -2 1 3। ठीक है, तो ये आपका एडजॉइंट मिल गया है। तो इन्वर्स का फॉर्मूला क्या बन गया अभी, एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब ये पूरी वैल्यू 4 -2 1 3, और इसको आप डिवाइड कर रहे हो किससे, 14 से। ठीक है, तो आपका आंसर जो है यही हो गया, या फिर आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लोगे तो ये बन जाएगा 2/7 -1/7 1/14 3/14, क्योंकि रूल के हिसाब से जो भी आपने कांस्टेंट लिखा वो सबके साथ में मल्टीप्लाई होगा। अब अगर आप चाहो तो आप इसको जल्दी निकाल सकते हो, सिंपल सी बात है। आपको करना क्या है, एडजॉइंट निकालने का मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ। जो भी आपके डायगोनल एलिमेंट्स हैं आप उनको सबसे पहले तो इंटरचेंज कर दो, कर लो इंटरचेंज, सीधा एडजॉइंट निकल जाएगा, ये सब निकालना नहीं पड़ेगा। और ये जो दो एलिमेंट्स हैं, आप इनके साइन को चेंज कर दो, मतलब ये -2 हो गया, ये 1 हो गया, आपको डायरेक्ट मिल गया। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी 2x2 मैट्रिक्स है तो उसमें शॉर्टकट निकालने के लिए क्या करोगे, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो। ये कर दिया आपने, 4 3 हो गया, और ये जो दो बाकी बच गए उनके साइन को चेंज कर दो, बन गया -2 1। बाद में आप देखोगे कि यही चीज़ तो आपने यहाँ पे लिखी थी, लेकिन इतने स्टेप्स के बाद लिखी थी। और फिर इन्वर्स निकालने के लिए आप डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो आज की वीडियो में मैंने आपको इन्वर्स निकालना सिखाया, मल्टीप्लाई करना सिखाया है, इन्वर्स निकालने का एक यहाँ पे शॉर्टकट भी बताया, तो इसको एक बार फॉलो अप कर लेना। हाँ स्टूडेंट्स, तो अब चलते हैं, आपने 2x2 मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना सीख लिया है। अब मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू फाइंड इन्वर्स ऑफ अ 3x3 मैट्रिक्स। अब देखो, इसके लिए ना कुछ वीडियोस बने हुए हैं जिसमें वो शॉर्टकट बताते तो हैं, लेकिन वो शॉर्टकट बहुत लंबा होता है, और वैसे भी उसको यूज़ करो या नॉर्मल मेथड से करो तो बात उतना ही ले लेता है, टाइम उतना ही ले लेता है। और वैसे भी कुछ बच्चे वो होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे जो बोर्ड के पेपर को देना चाह रहे हैं, तो वो जो शॉर्टकट वो बताते हैं वीडियो में, वो आपके बोर्ड के पेपर में तो काम आएगा नहीं, और वो है भी उतना ही इक्विवेलेंट लंबा पड़ जाता है। ठीक है, तो जो आपका ट्रेडिशनल मेथड है आप उसको ही फॉलो अप लो। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे 3x3 मैट्रिक्स का, और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसका इन्वर्स निकालते हैं। तो यहाँ पे मैंने ए मैट्रिक्स लिया है जिसके अंदर मैं 4 2 3 1 1 1 3 1 -2, क्वेश्चन आपको बोल रहा है इसका इन्वर्स निकालो। तो जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इन्वर्स चाहे आप किसी भी मैट्रिक्स का निकालो, फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए। और यहाँ पे एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 भी हो सकता है, नॉट इक्वल्स भी 0 हो सकता है। अगर 0 हो गया तो सिंगुलर कहलाएगा, फिर इस केस में आपका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, नो इन्वर्स। नॉट इक्वल्स टू 0 हुआ तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। ये हमारी रिक्वायरमेंट है अगर आप इन्वर्स निकालना चाहते हो तो, क्योंकि आप खुद ही सोचो कि अगर आप ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है उसको अगर आप 0 कर दोगे तो फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा ना, आपका नीचे वाला पार्ट ही 0 हो गया तो फिर वो तो नॉट डिफाइंड दिखा देगा। इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि नॉन सिंगुलर होना बहुत ज़रूरी है। तो आप सबसे पहला स्टेप करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू जब आप निकालने जाओगे आपको पता ही है, इसको छुपा लिया 4, ये हो जाएगा -2 -1, ऐसे कर रहे हैं हम लोग। 4 है पहला एलिमेंट, इसको छुपा लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -2 -1। सेकंड वाले में जाओगे, माइनस का साइन लगा देना है पहले, तो साइन चेंज कर देना, इसको छुपा लो। अभी आपको दिख रहा है -2 -3। और आखिरी वाले में जाओगे, वहाँ पे क्या है, 3 है, 3 लिख लो, इसको ऐसे छुपा लो हॉरिजेंटली वर्टिकली, तो 1 × 1 -3 × 1 1 -3 हो गया। अब आप इसको सॉल्व करो तो ये आपको देगा, कितना बन रहा है, -12, फिर आ जाएगा +10 और फिर -6, राइट। तो ये वैल्यू आपका नेट टोटल बन गया -8, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो चलो भाई अच्छा है, इन्वर्स आप निकाल सकते हो। अब आप इन्वर्स को फाइंड आउट कर सकते हो। अब आपको यहाँ पे कॉलम बनाना है M11 M12 M13, फिर M21 M22 M23, फिर आपका हो जाएगा M31 M32 और M33। इसको हम लोग बोलते हैं माइनर्स, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्लियरली, दिस आर योर माइनर्स। और यहाँ पे आपको एक कॉलम बना रहा है कोफैक्टर्स का, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस आर नोन एज कोफैक्टर्स। थोड़ा टेढ़ा करके घटिया हैंडराइटिंग में लिख रहा हूँ, ध्यान से देख लेना, नाम जो बोल रहा हूँ उसको सुन लो, इससे बेटर हैंडराइटिंग आएगी नहीं एक्चुअली मेरी। कोफैक्टर्स। अब M11 निकालते समय क्या करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के इंटरसेक्शन में जो भी एलिमेंट है उसको छुपा लो। ये आपने अभी किया था, -2 -1 कितना हो गया, -3। तो यहाँ पे -3 लिख दिया।
अब 1 + 1 2 होता है, इवन नंबर अगर आ रहा है तो कोफैक्टर में कोई चेंजेस नहीं होगा, वो एज इट इज आ जाएगा -3। तो आप यहाँ पे एक कॉलम ये एक बनाना स्टार्ट कर दो जिसका आपको बाद में ट्रांसपोज करना है, ध्यान रखना, हमने किया था अभी पिछले वाले में। फिर M12 में जाओगे, छुपा लिया, -2 -3 -5 आ रहा है, राइट। अब -5 आएगा तो अब देखो 1 + 2 तो 3 हो जाता है, ऑड नंबर है तो साइन चेंज कर लो, 5 लिख लो, ये यहाँ पे आ गया आपका 5, राइट। अब M13 में जाएंगे, M13 अभी आपने निकाला था थोड़ा देर पहले, इसको छुपा लो ऐसे, 1 - 3 कितना हो गया, -2 हो गया, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं, 1 + 3 4 होता है, इवन नंबर है, -2 ही रहेगा, साइड में चिपकाते हुए जाओ। फिर उसी तरह से M21 के लिए आ जाओ, M21 इसको छुपा लो, -4 - 3 कितना हो गया, -7 हो गया, -7 है, लेकिन M21 2 + 1 3 ऑड नंबर है तो यहाँ पे 7 करके यहाँ पे लिख लो इसको वैल्यू को। M22 में जाओ, इसको छुपाओ, -8 और -9 कितना आ गया, -17 आ गया। अब 2 + 2 4 होता है तो साइन चेंज तो होगा नहीं, ये -17 ही रहेगा, यहाँ चिपका लो -17। M23 इसको छुपा लो, 4 × 1 4, 3 × 2 6, 4 - 6 कितना हो गया, -2 हो गया, इसका चेंज हो जाएगा, 2 + 3 5 होता है, 2 + 3 5 ऑड नंबर है, 2 कर लो, यहाँ लिख दो 2। अब लास्ट आ जाओ 3 1, ये 2 - 3 -1, साइन चेंज नहीं होगा, 3 + 1 4 होता है, -1 ही आएगा यहाँ पे। उसके बाद आ जाओ M32, इसको छुपा लो, 4 - 3 1, अब यहाँ पे साइन चेंज होगा, 3 + 2 5 ऑड नंबर है तो ये 1 हो जाएगा, 1 की जगह -1 आ जाएगा। उसके बाद आपका लास्टली आ गया M33, तो 4 - 2 2 हो गया, 2 करोगे तो ये साइन चेंज नहीं होगा, ये 2 हो गया। अब आपको फाइनली क्या करना है, एडजॉइंट लिखना है, तो एडजॉइंट लिखते समय आपको ट्रांसपोज करना पड़ेगा, तो ट्रांसपोज कर लो एक बार जल्दी से, रोज को कॉलम में इंटरचेंज करना है, तो फाइनल आंसर आ गया एडजॉइंट के लिए -3 7 -1, फिर 5 -17 -1 -2 2 2, ठीक है, ये आपका पूरा रेडी हो गया है। अब यहाँ पे आप देखो ए इनवर्स निकालते समय आपको क्या करना है, इन सबको एडजॉइंट ऑफ ए से डिवाइड करना है, तो एडजॉइंट आपने निकाला हुआ था -8 का, तो -1/8 से आप ये लिख लो कि आप मल्टीप्लाई कर लो इसको, या फिर आप ये सोचो कि हर एलिमेंट को आपने -8 से डिवाइड करना है, ये आ गया आपका। अब मैं पूरा तो कर नहीं रहा हूँ, यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, वो ऑप्शन पे डिपेंड कर जाएगा, आपको करना कुछ नहीं है, 1/8 को वो मल्टीप्लाई कर देना सबके साथ में, या 8 से डिवाइड कर देना। अब आप देख लो, ये बताने में मुझे लग गया इस वीडियो में कम से कम 5.5 मिनट, 5 मिनट 35 सेकंड के लगभग आपको टाइम लग गया था मुझे निकालने में। अब आपके पेपर में देखो डायरेक्टली कभी ये इन्वर्स निकालने वाले क्वेश्चन इस तरह से नहीं आते हैं कि सारे वैल्यूज को आप सॉल्व करके इन्वर्स निकाल रहे हो, ऐसे क्वेश्चन वो आपको पूछेगा ही नहीं, आप इस चीज़ के लिए बिल्कुल ध्यान रखना। बट आपको ना ये पता होना चाहिए कि इन्वर्स निकालते कैसे। अभी शॉर्टकट मैंने आपको बताया था 2/2 के लिए, वो बिल्कुल फॉलो अप लेना, और ये अभी 3/3 का मैंने आपको बता दिया, डायरेक्टली क्वेश्चन कुछ नहीं मिलने वाला इस तरह का। अच्छा, उसके बाद इसमें एक छोटी सी चीज और होती है, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। वीडियो जो हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं वो है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। हर साल आपके पेपर में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन वो जरूर देता है, तो इसमें आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है, ध्यान से सुनना थोड़ा सा। आपको पता है क्या होगा, वो आपको 3 इक्वेशंस दे सकता है कुछ इस तरह से। पहला टाइप मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे दे दिया a11x + a12y + a13z, मतलब 3 इक्वेशंस दे रहा है। फिर दूसरा a21x + a22y + a23z = 0, और फिर a31x + a32y + a33z = 0। अब इसमें आपको एक वो वर्ड यूज़ करेगा कि ये तीनों इक्वेशन अगर आपको नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन दे रहे हैं, नॉन ट्रिवियल पढ़ेंगे इसको, यस, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन दे रहे हैं, तो उसके लिए कंडीशन क्या है कि इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन, मतलब ये आपका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, कब होगा, जब आप इसके कोफिशिएंट्स को डिटर्मिनेंट लोगे। आपको मैंने डिटर्मिनेंट सॉल्व करना भी सिखाया था, तो डिटर्मिनेंट का मतलब किसको किसको लेना है, आपको एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स लेने हैं तीनों इक्वेशन से, और अगर वो 0 के इक्वल आ जाए, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। लेकिन अगर वो 0 के इक्वल नहीं आया, मान लो ये वैल्यू आपके, सपोज मैं इसको डेल्टा का नाम दे देता हूँ, डेल्टा अगर 0 के इक्वल आ गया तो वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। नॉट इक्वल टू 0 आया तो हम लोग उसको बोलेंगे कि इट हैज़ गॉट ट्रिवियल सॉल्यूशन, और ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब होता है 0 सॉल्यूशन। इट हैज़ गॉट 0 सॉल्यूशन एंड दैट इज द ओनली सॉल्यूशन, दैट इज द ओनली सॉल्यूशन। तो ये फर्स्ट टाइप का था। 2 चीज़ें याद रखना, कोफिशिएंट्स को लिया, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाली, 0 के इक्वल आ गया, क्या बोलेंगे, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। 0 के इक्वल नहीं आया तो क्या बोलेंगे, ट्रिवियल सॉल्यूशन है, जिसको 0 सॉल्यूशन बोलते हैं या फिर ओनली सॉल्यूशन बोलते हैं। सो दिस इज टाइप 1, जिसके आने के चांसेस थोड़े कम हैं, क्योंकि टाइप 2 पे वो ज़्यादातर आपको क्वेश्चन देता है।
अब टाइप 2 क्या करेगा, छोटा सा डिफरेंस क्रिएट कर देगा, इक्वेशन वही रहेगी, बस यहाँ पे जहाँ पे आप 0 लिख रहे थे वहाँ पे आपके नंबर्स आ जाएंगे। जैसे B1 आ गया, मैं बाकी सब कुछ सेम रख रहा हूँ, देख लो A21 A22Y, फिर ये A23Z यहाँ पे कर दिया मैंने B2, फिर A31X प्लस A32Y प्लस A33Z यहाँ पे मैंने कर दिया B3। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, आपको 3 तरह के डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करना है। पहला ए का नेमिंग किया मैंने कैपिटल ए से, तो उसमें ये सारे कोफिशिएंट्स को आप ले लो, A11 A12 A13, A21 A22 A23, A31 A32 A33, ये सारे आपने ले लिए इसके अंदर में। अच्छा बी क्या है, बी आपका है ये जो आपने बनाया हुआ ना यहाँ पे इक्वल्स टू के बाद जो नंबर्स हैं उनका एक बना लो, B1 B2 B3। और सी क्या है, जिनकी वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है। सी नाम ना देके उसको एक्स नाम दे दो, ये है आपका XYZ जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है कि AX इज इक्वल्स टू B, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी A इनवर्स B। मतलब अगर आपको XYZ फाइंड आउट करना है तो पहले आपको इस डिटर्मिनेंट का क्या निकालना पड़ेगा, इस डिटर्मिनेंट का आप पहले क्या निकालोगे, इनवर्स निकालोगे और उसको B के साथ में मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज B1 B2 B3। अब उसके बाद वहाँ से आप XYZ की वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये तो हुआ कि आपको XYZ निकालना है, जिसके आने के चांसेस फिर रेयर हो गए, क्योंकि XYZ निकालने तो वो आपको कभी देगा ही नहीं, दे ही नहीं सकता, क्योंकि अगर वो आपको XYZ निकालने बोलेगा तो आप तो सीधा वैल्यू पुट करके भी निकाल सकते हो। तरीका मैंने बता दिया क्योंकि इसके थ्रू मुझे कुछ और बताना है, तो इसलिए मैंने ये बता दिया कि चलो ये XYZ निकालने का, इसको हम लोग वो कुछ क्रैमर्स रूल भी बोलते थे, बट क्रैमर्स रूल अलग होता है, उसमें तो आप अलग से कुछ फॉर्म करते हो, या आप ये सोच लो ये एक मेथड है इनवर्स निकालने का, इनवर्स को यूज करके, यूजिंग द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स हाउ टू कैलकुलेट XYZ। क्रैमर्स रूल तो एक अलग चीज हो गया। यहाँ पे जो मेन चीज मुझे आपको बतानी है वो ये है कि ये जो भी आपने निकाला ना उसमें 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं। फर्स्ट केस टाइप 1 आप ले लो, टाइप 1 आपको क्या बोल रहा है कि ये सिस्टम आपको यूनिक सॉल्यूशन देगा। ये क्वेश्चंस आते हैं आपके पेपर में, यूनिक सॉल्यूशन कब देगा, जब आपका डिटर्मिनेंट वैल्यू जो आपने अभी फाइंड किया था ना कोफिशिएंट्स को लेके, वो 0 के इक्वल ना हो, और तब आप वहां से x की वैल्यू कैसे निकालोगे, A इनवर्स B करके। यही अभी मैंने बोला था आपको। सेकेंड चीज क्या है कि वही सिस्टम आपको नो सॉल्यूशन देगा। अभी नो सॉल्यूशन का केस क्या है कि अगर आपका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए, राइट, और एडजॉइंट ऑफ A इंटू B शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तब आप बोलोगे कि ये आपको नो सॉल्यूशन देगा, और इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम। इसका मतलब ये हुआ कि जहां सॉल्यूशन आ रहा है वो आपका कंसिस्टेंट सिस्टम होगा, तो इसको आप इसके यहाँ पे ऊपर वाला केस में ले लो, कंसिस्टेंट सिस्टम। और एक थर्ड केस भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इन्फानाइटली मेनी सॉल्यूशन। अब ये इन्फानाइटली मेनी सॉल्यूशन का क्या कंडीशन है, इसमें भी आपको देखना है कि जो आपका डिटर्मिनेंट ऑफ A होना चाहिए वो 0 के इक्वल होना चाहिए, और एडजॉइंट ऑफ A इंटू B जो है वो भी 0 के इक्वल होना चाहिए, तब जाके ये आपका बना इन्फानाइटली मेनी सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का क्या है कि डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, कंसिस्टेंट कहलाएगा, x की वैल्यू आपको मिल जाएगी XYZ यूजिंग A इनवर्स B। और नो सॉल्यूशन का क्या केस है कि अगर आपका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आ जाए लेकिन एडजॉइंट ऑफ A इंटू B 0 के इक्वल ना आए, तो वो इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। तो जहां जहां पे सॉल्यूशन मिल रहा है आप उसको कंसिस्टेंट मान लो, ये भी कंसिस्टेंट है, इसको भी आप कंसिस्टेंट ही रखो। इनकंसिस्टेंट सिर्फ एक ही केस में आ रहा है, वो ये वाला है जहां पे आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इतनी थ्योरी आपको ध्यान में रखना है, ये आपकी बेसिक थ्योरी मैंने कंप्लीट कराई है। फिर नेक्स्ट वीडियो में अगली बात करेंगे डिटर्मिनेंट से रिलेटेड। ठीक है, चलो।